कहानी कुर्सी की में हमने ब्रेक से पहले मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति की बात की। बीजेपी ने अपने हैवीवेट मंत्री, सांसद सब मैदान में उतार दिए हैं। अब बात करते हैं जरा एनडीए के कुनबे की। कुछ राज्यों से जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी के लिए इस वक्त तो ऐसा नहीं लग रहा कि बड़ी सकारात्मक है। जैसे तमिलनाडु से सबसे ताजा खबर है, एआईएडीएमके ने फॉर्मली अपना अलायंस बीजेपी के साथ तोड़ दिया है। इसकी घोषणा हो गई। इससे पहले 4-5 बड़े नेता एआईएडीएमके के वो दिल्ली आए थे शीर्ष नेतृत्व से बात करने के लिए। उनकी कुछ नाराजगी थी वहां पर। जिस किस्म की यात्रा अन्नामलाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी की वो निकाल रहे हैं, और वो जो वहां के बहुत बड़े नेता सीएन अन्नादुराई जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और डीएमके और एआईएडीएमके जब एक हुआ करते थे तब उस वक्त के दौर के बहुत बड़े नेता हैं द्रविड़ आंदोलन के। तो उनके लिए जो कुछ कहा इसको लेकर बड़ी नाराजगी थी। लेकिन बीजेपी अपने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के साथ अभी मजबूती के साथ खड़ी हुई है, यही संदेश निकाला गया और एआईएडीएमके ने अपना अलायंस तोड़ दिया। अब आप देखिए इससे हुआ क्या। बीजेपी के जितने पुराने साथी थे एआईएडीएमके चली गई छोड़ करके। इसके अलावा शिवसेना आपने देखा, उद्धव ठाकरे अलग हो गए, अब आधी शिवसेना उनके पास है। इसके अलावा अकाली दल पंजाब में गया था किसान आंदोलन के बाद, लग रहा था वापस आ जाएगी पार्टी, लेकिन वो अभी भी साथ नहीं आई है। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में अभी वो भी दो हिस्सों में बटी हुई है, आधा हैं तो दोनों ही, लेकिन अभी दोनों जुड़कर एक हो नहीं पाए, और जेडीयू भी अब साथ नहीं है। तो विपक्ष ये कह रहा है कि एनडीए तो बिखर गया। कहने को वो 36 पार्टियां थी जो मोदी जी के साथ खड़ी हुई थी, लेकिन उनमें जो मैटर करती हैं, जो दल मैटर करते हैं, वो कहां हैं। इसमें कर्नाटक जोड़ लिए, जेडीएस के साथ अभी गठबंधन हुआ है, वहां पर खटपट अभी ऑलरेडी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है इन दोनों दलों के नेता तो हमारे पास आना चाहते हैं, हमको बहुत से लोग पूछ रहे हैं। तो आपके सामने अब ये तो एनडीए एक बात हुई, इस पर हम बात करेंगे कि एनडीए के ये साथी जाने का बीजेपी के 2024 के प्रोस्पेक्ट्स पर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, खासकर दक्षिण की बात आज हम करेंगे। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और पुडुचेरी, ये इन राज्यों को आप जोड़ दीजिए, 130 सीटें बनती हैं। इन 130 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार 25+4, कर्नाटक और तेलंगाना 29 सीटें थीं। 130 में से 29 सीटें बीजेपी के पास थीं। कर्नाटक में क्या होने जा रहा है उस पर बात होगी, और बाकी कहीं कोई आपको बीजेपी के लिए कोई रोशनी नजर आती है किसी और राज्य से, उस पर भी हम बात करेंगे। टी राघवन हमारे साउथ इंडिया ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। राघवन, जरा दक्षिण की जो बीजेपी की इस वक्त रणनीति के तहत जो कुछ चल रहा है या जो कुछ घट रहा है, जरा समझना चाहते हैं आपसे। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्रा में। राघवन, सौरभ, क्या आप अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं? मेरी आपकी आवाज साउथ के इन सारे राज्यों में जहां 130 सीटें हैं, कर्नाटक और तेलंगाना, इन दो राज्यों में बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली पिछली बार। लेकिन अब जो कुछ हम देख रहे हैं, कर्नाटक में जेडीएस के साथ, तमिलनाडु में एआईएडीएमके चली गई, इन 130 सीटों में बीजेपी फिलहाल कहां खड़ी है? जी बिल्कुल, देखिए, जब कर्नाटक में सत्ता बदली है, यहाँ पर कांग्रेस अभी पावर में है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो मोराल है पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वो जरूर डैमेज हुआ। उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश के तहत ही आप ये सारी समस्याएं जो देख रहे हैं ये होती हुई दिख रही हैं। बहुत बड़ी अहम बात यह है कि तमिलनाडु पर अब ज़्यादा फोकस बीजेपी का दिखता है। वहाँ पर जिस तरह से कल एआईडीएमके जो एक बड़ी पार्टी है तमिलनाडु में डीएमके के बाद, उसने ये कह दिया कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं जा रही, तो एक बड़ा चैलेंज वहाँ पर भी तमिलनाडु में है। लेकिन लगता है कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड मूव है सौरभ, क्योंकि जिस तरह से जो सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों पर दोनों पार्टियों की विचारधाराओं पर जो पार्टियां चलती है, बीजेपी से कहीं ना कहीं वो सिद्धांत मेल नहीं खाते हैं। सनातन का एक बहुत बड़ा इशू था जहां पर बीजेपी बहुत मुखर दिख रही थी, लेकिन एआईडीएमके की तरफ से कोई बयानबाजी वहां पर नहीं हुई थी, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स है, द्रविड़ सिद्धांतों के इर्द गिर्द तमिलनाडु की पॉलिटिक्स घूमती है। जहां तक कर्नाटक की बात कर लें, आज यहाँ पर कावेरी जल विवाद को लेकर बंद बुलाया गया है किसान संगठनों ने, और विभिन्न जो अलग अलग प्रो कनाडा ऑर्गेनाइजेशंस ने, उसको बीजेपी ने समर्थन दिया है, क्योंकि अब यहां पर लगता है कि ऐसा एक सेंसिटिव मुद्दा है जिसको कहीं ना कहीं बीजेपी राजनीतिक तौर पर भुना सकती है। आज एक बंद है जिसमें सिर्फ बेंगलुरु सिटी को बंद किया गया है, शुक्रवार को एक बंद है जिसमें पूरे कर्नाटक राज्य के बंद का आह्वान किया गया है। कर्नाटक सरकार पर, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, ये आरोप लगा रहे हैं कि डीएमके को खुश करने के लिए, क्योंकि वो इंडिया अलायंस की पार्टनर है, इस वजह से यहां से ज्यादा पानी छोड़ दिया गया, जबकि सरकार को इस बात का अंदाजा था कि मानसून जो है इस बार कमजोर रहा है।
सौरभ। जी ठीक है हर्षवर्धन जी, 130 सीटें जैसा मैंने बताया 2019 में, इसमें से 29 सीटें थी और उसमें से भी 25 तो आपको कर्नाटका से मिलती हुई दिखाई दे रही थी। इन 5 राज्यों में बीजेपी पहले एक वक्त चर्चा चलने लगी थी उत्तर की भरपाई दक्षिण से करेगी भाजपा, आज के हालात में आपको वो स्थिति दिखती है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि ये वाला जो सिद्धांत आता है या कहा जाता है कि उत्तर की भरपाई दक्षिण से करेगी, मुझे तो ये कभी मैं इसको ओन नहीं कर पाया, क्योंकि उत्तर की भरपाई दक्षिण से कहां से करेगी। एक राज्य है कर्नाटक जहां वो पीक पर खड़े हैं, बहुत होगा 2-3 सीटें और जीत सकते हैं 100% अगर मान लें। लेकिन जो दोनों अलायंस हैं वो बड़ा क्लियर हैं, 450 सीटों पर लड़ाई है। आप ध्यान दीजिए, वो कहते थे, जो इंडिया अलायंस था वो कहता है कि 450 सीटों पर हमें एक प्रत्याशी खड़ा करना है। दक्षिण का भरोसा उन्हें भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इसी 450 में लड़ाई लड़नी है और 130 में से वही 30 सीटें हैं जो उसके पास आती हैं दक्षिण भारत से। अभी भी वो लगभग उसी के आसपास रहेगी, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सरप्राइजिंग है। एआईडीएमके वो जयललिता वाली नहीं है, ये ओपीएस और ईपीएस में बंटकर एआईडीएमके लगभग समाप्ति की ओर है और अन्नामलाई उस जमीन को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो नेशनल फ्लेवर के साथ वहां की जो पॉलिटिक्स है, दलित, पिछड़ा, उसको लेकर आगे चलने की कोशिश कर रहा है। अगर उसमें वो सफल हुए तो भले 24 में उनको सीटें कोई न मिले, एक आध सीट हो सकता है कि कन्याकुमारी जैसी सीट मिल जाए, लेकिन सीटें भले न मिले, वो बड़ी पार्टी के तौर पर और अपोजिशन की अकेली वॉइस के तौर पर बंगाल की तरह खड़ी दिखेगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और पहली बार हुआ होगा कहीं गठजोड़ टूटने पर उस पार्टी के कार्यकर्ता पटाखे फोड़ते हों। दोनों दल बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, दोनों दल। एआईएडीएमके को लगता है अच्छा हुआ ये पीछा छूटा इनसे, इनकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा था। बीजेपी को लगता है कि भाई कब तक पिछलग्गू रहेंगे, कुछ करो, कोशिश करो अपनी। खैर, तमिलनाडु में आपने जैसा बताया चर्चा बहुत होगी, जमीन पर तो भी काफी मुश्किल लगने मुश्किल वाला है। लेकिन कर्नाटक जेडीएस से जब से समझौता हुआ उसके बाद से देख रहे हैं दोनों ही दलों के अंदर बहुत खटपट हो गई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है, डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आ जाइए। मतलब कर्नाटक में जहां 25 सीटें हैं इनके पास। नहीं, कर्नाटक में प्रॉब्लम क्या हुई है कि जब से विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस की सरकार वहां बनी है, पहले कांग्रेस जेडीएस की भी चर्चा चल रही थी लेकिन कांग्रेस ने सरकार बना ली, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लोकसभा चुनावों में विधानसभा चुनावों का असर ना हो, तो इसलिए उनको जरूरी था कि वो जेडीएस के साथ एक अलायंस बनाए और जो कुछ परेशानी हो सकती है या कमजोरी हो सकती है कांग्रेस के आने के बाद, उस लड़ाई को वो लड़ सके। तो वो खास तौर से अपनी सीटों को सस्टेन करना बहुत जरूरी है वहाँ पर कर्नाटक में, क्योंकि पूरे दक्षिण भारत का आपने जिक्र किया, 130 में से 29 और 29 में से 25 आपके पास कर्नाटक से। यदि वहाँ पर आपने लूज कर दिया तो और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी जगह पर मुझे नहीं लगता कि कहीं और भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत में कोई सीट मिलने वाली है। तेलंगाना में भी कम हो सकती है, 4 सीटें हैं तेलंगाना में। हाँ, लेकिन तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है पिछले दिनों। पहले बहुत मजबूती से आ रही थी लेकिन अब वो कमजोर हुई है। 3 राज्यों की बात, तमिलनाडु में आप कोई बहुत चमत्कार नहीं होने वाला है। केवल उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो एआईएडीएमके जयललिता की थी वो कमजोर हुई है, तो वो सोच रहे कुछ स्पेस हमारी जो बन सकती है उसमें उसको बनाया जाए अपने जो। लेकिन वो 24 में भी सीटों में नहीं तब्दील होगा, लेकिन पार्टी अपनी जगह तो कम से कम बना पाएगी। यदि उसके साथ चलेगी तो कभी भी नहीं बनेगी। हम केवल सीटों के कैलकुलेशन की अगर बात करें, तमिलनाडु में कोई चमत्कार नहीं हो रहा। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अंदर रिटेन करने की चुनौती है कि आपने जो 25 सीटें थी उसको रिटेन करिए आप। तेलंगाना में 4 थी, आपको लगता है पीक कर वो पीक है बीजेपी, वहीं दोबारा पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आंध्र, हाँ सर, तेलंगाना में पीक मैं नहीं मानता हूं। देखिए तेलंगाना में हुआ क्या कि दरअसल कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई तो ये एक मतलब यहां से परसेप्शन ये बनने लगा है कि भाजपा कमजोर हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है हमेशा कि कोई एक पार्टी मजबूत हो रही है तो दूसरे किसकी मजबूती पे। क्या हो सकता है कि वो केसीआर की पार्टी के हिस्से से कांग्रेस निकाल रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो आधार है या कांग्रेस जिस जगह चलती है वो तो केसीआर वाली राजनीति है। नहीं सर, तो ये भी हो सकता है ना कि केसीआर की पार्टी के हिस्से से कांग्रेस ले रही हो और भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह हिस्सा तो देखिए केसीआर का ही जाना है, क्योंकि सब केसीआर को चुनौती दे रहे हैं। नहीं, लोकसभा के लिहाज से, मैं लोकसभा के लिहाज से आप ये बात आपकी ठीक है। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अब अनडाउटेडली नंबर 2 पर है, जहां कभी लगता था कि बीजेपी पहुंचेगी, वो नहीं हो पाया है। लेकिन लोकसभा में क्या वही परिस्थिति दोबारा होने जा रही है जो 14 में थी? आप मानते हैं कि 4 के ऊपर भी जा सकती है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां 4 से ऊपर भी जा सकती है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो ओवैसी और केसीआर की पॉलिटिक्स है, उसको आप ये कहें कि बी टीम, ए टीम, सी टीम, मैं राजनीति में वो मानता नहीं हूं, पार्टियां करेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ हो रहा है। और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन बहुत बड़े संकेत थे
आप उसको विधानसभा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो संकेत बढ़े थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, जमीन वहां मजबूत है। अब दो राज्य बचे, केरल और आंध्र प्रदेश। केरल में छोड़ दीजिए, बीजेपी लगी हुई है, आरएसएस भी है वहां पर, लेकिन सीट बीजेपी कभी नहीं निकालती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ एक खेल हो गया है। वहां पर बीजेपी का एक अलायंस पार्टनर है, पवन कल्याण जो फिल्म स्टार हैं, उनकी पार्टी है जनसेना उनका अलायंस पार्टनर है, लेकिन जनसेना ने हाथ मिला लिया है टीडीपी से। चंद्रबाबू नायडू जेल में है। ये बीजेपी के अलायंस पार्टनर ने जो ये किया, इसके लिए फिलहाल बीजेपी तैयार नहीं थी। अब ये तय बीजेपी को करना है कि ये मिलकर एक फ्रंट जो है वो बनाना चाहते हैं क्या वहां की सरकार के सामने, जिसमें पवन कल्याण, बीजेपी और टीडीपी तीनों एक साथ खड़े हुए दिखाई दे। क्योंकि बीजेपी को कहीं ऐसा भी लगता है कि भाई बहुत वाईएसआर ने साथ दिया है बीजेपी का, तो वाईएसआर के एकदम खिलाफ जाकर के क्या हमको हासिल भी होगा। वाईएसआर उनके लिए एक प्रोस्पेक्ट है 2024 के बाद। लेकिन जमीनी जो आंध्र प्रदेश का जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो किसी भी स्थिति में तैयार नहीं है कि जगनमोहन रेड्डी के साथ किसी भी तरह का समझौता हो। वो चाहते हैं कि पार्टी इंडिपेंडेंटली लड़े, जगनमोहन रेड्डी के साथ न जाए, क्योंकि जो जमीन अभी भारतीय जनता पार्टी की बन रही है वो पूरी खत्म हो जाएगी अगर जगनमोहन रेड्डी के साथ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जगनमोहन रेड्डी के साथ नहीं जाएगी। ये हो सकता है कि चुनाव के पहले तेलुगु देशम पार्टी के साथ, क्योंकि वो तेलुगु देशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का हिस्सा रही है, वो चाह भी रहे हैं बार बार कि एनडीए का हिस्सा में वापस बने। तो हो सकता है कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई समझौता तेलुगु देशम पार्टी के साथ हो और वो मिलकर चुनाव लड़े वहां पर। लेकिन जगनमोहन रेड्डी के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता होने की संभावना बहुत कम है। तो एक बार ये एक फाइनल कमेंट दक्षिण की राजनीति पर हम राघवन से ले लेते हैं। हमने जो चर्चा की 19 के चुनाव में कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ के कहीं और पार्टी का करिश्मा दिखाई नहीं दिया। इस चुनाव में भी आपको लगता है बीजेपी की उम्मीदें जितनी भी हैं इन्हीं दो राज्यों से हैं, या किसी तीसरे में कहीं कोई पेड़ उग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटक की बात कर लें, 25+1 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं सुमलता अम्बरीश मंड्या से, वो जीती थी बीजेपी के समर्थन के साथ। 19 में क्या हुआ था ये समझना जरूरी है सौरभ। 19 में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन था, एक ऐसा गठबंधन जो बिल्कुल भी जनता को स्वीकार नहीं था, कैडर्स को स्वीकार नहीं था। हालत ये हुई कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे स्टालवार्ट नेता, KH मुनियप्पा 7 बार के MP, वो सब हार गए। यही चीजें अभी देखने को मिल रही है। इस बार भी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जो है बहुत अच्छा कर्नाटक में कर रही है। विधानसभा चुनाव में बहुत बंपर जीत 135 सीटों के साथ कांग्रेस ने जीती है। और अब जब ये लग रहा है कि जेडीएस और बीजेपी आपस में समझौता कर रहे हैं, तो जेडीएस के कैडर्स, क्योंकि कल भी हम पूरे दिन जेडीएस के कार्यालय में थे, वहां पर भी जो निचले रंग के नेता हैं उनसे बात होती, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हैं देवेगौड़ा अपनी पार्टी के वजूद को बचाने के लिए। लेकिन क्या ये ट्रांसलेट होगा? 10 ऐसी सीटें हैं दक्षिण कर्नाटक की बात कर रहे हैं जहां जेडीएस का प्रभुत्व है। बीजेपी वहां पर लगातार जेडीएस के खिलाफ कैंपेन की है, 6 महीने पहले की बात है। लेकिन अब जब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, तो क्या ये वोटर्स को भी उस तरह कन्विंस कर पाएंगे? एक बड़ी चुनौती है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये टफ इलेक्शन है, क्योंकि कांग्रेस जो है बहुत अच्छा कर रही है। जो 5 गारंटी जिसकी लगातार वो चर्चा करते हैं, वो जमीन पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती हुई दिख रही है। तेलंगाना की बात की हमारे गेस्ट ने भी बताया, लेकिन जिस तरह से जीएचएमसी के चुनाव के दौरान हमने बीजेपी का एक पीक देखा था सौरभ, वो धीरे धीरे कहीं ना करता है उसकी पकड़ जो है वो ढीली पड़ती जा रही है। बंडी संजय को रिप्लेस कर देना, वहां से किशन रेड्डी को वहां पर तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष बना देना, ये एक ऐसे फैसले हैं जो लगता है कि कहीं ना कहीं कैडर, जो पार्टी के कैडर हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये जो है सूचनाएं ठीक से नहीं जा रही है। इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में बीजेपी की जो पकड़ है, जो एग्रेशन है, वहां पर वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश, जगन रेड्डी जो है मजबूरी है बीजेपी के लिए, टीडीपी के साथ वो जाने की हालत में नहीं है। वहां पर क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। केरला आपने साफ कह दिया कि वहां पर बीजेपी के लिए कोई जगह अभी बनती हुई दिख नहीं रही है। तो ऐसे में दक्षिण की ये जो सीटें हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती है। उम्मीद जो सिर्फ नजर आ रही है वो तमिलनाडु से है, लेकिन 24 में वो सीटों में बदलेगी ऐसा लगता नहीं है। आपने बहुत अच्छे से समेट दिया इन सभी राज्यों को हमारे लिए। बहुत शुक्रिया राघवन आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।